भारत में कृषि नियोजन। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है। पढ़िए। भारत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारतीय खाद्य निर्यात करने की स्थिति में भी था। हाँ, जब हरित क्रांति आई तो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज के भंडार हो गए थे और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। सही है, ए और बी दोनों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार थे, यहाँ तक कि एक समय था कि भारत में खाद्यान्न निर्यात की भी स्थिति में था। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। इसके बाद कुछ वर्षों में यह उत्पादन लगातार बढ़ता गया। उत्पादन में वृद्धि से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं की क्रांति है, क्योंकि 1967 से 68 में 2003 से 4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, जबकि कुल उत्पादन अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई। हाँ, गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। इसके फलस्वरूप वर्ष 1973 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत में दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। हाँ, ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक जिसने भारत में कृषि क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये पूरा नाम दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन का, मोनकाम्बू सबाशिवन स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि से। स्वामीनाथन को हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द 1950 एवं 66 के दशक के दौरान मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं में सुधार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा विकसित की गई तकनीक को कहा जाता था। ये की गई थी फिलीपींस में की गई थी ये तकनीक, जो फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल एवं अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम विकसित की गई थी, जो नई कृषि तकनीक को कहा जाता था। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सही है। हरित क्रांति के प्रभाव से कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण हुआ, ये भी सही है, ए और बी दोनों। भारत में हरित क्रांति के इतिहास में एक ऐसा युग था जो कि 1960 के दशक में शुरू हुआ। इस दौरान कृषि को आधुनिक प्रणाली में बदलने के लिए उच्च उपज वाले किस्म HYV, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई प्रणाली, कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकीकृत कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि महंगी हो गई, जिसका गरीब एवं मध्यम वर्ग के किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना उस समय प्रारंभ थी। तो तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66 के मध्य जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय चल रही हुई थी।
इसमें जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन एक नवीन प्रक्रिया थी। इसका श्रेय वैश्विक संदर्भ में अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग तथा भारतीय संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में एपीईडी इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है, ए से बन गया एग्रीकल्चर, ई से बन गया प्रोसेस्ड और ई से बन गया इंपोर्ट डेवलपमेंट। ये हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एपीईडी का नाम हो जाएगा। भारत में कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात करने का विकास प्राधिकरण निर्यात विकास एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। एपीईडी के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव हैं। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? ये थी उच्च उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग की मुख्य आवश्यकता पानी की नियमित आपूर्ति, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 से 67 में की गई थी। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा दिया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर भारत में बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं एवं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल नहीं था? तो इसके अंतर्गत पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य शामिल थे, लेकिन कर्नाटक इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। जो उच्च उपज देने वाली किस्म के जो बीज थे अधिक कीट प्रतिरोधी थे। हरित क्रांति के समय पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। कर्नाटक शामिल नहीं था इसमें। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1979 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व पूछा गया तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व पे पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग को। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ हुआ? तो इसमें खाद्यान्न में जो था आत्मनिर्भरता ही, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत का उद्देश्य या लक्ष्य कहे तो खाद्यान्न, भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, तो खाद्यान्न में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, तो भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न गहनता से तीव्र वृद्धि हुई, साथ ही साथ अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान
कृषि उन्नत कृषि के ठहराव को ही हरित क्रांति के माध्यम से स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोल्ड ने किया था, जबकि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो यह हरित क्रांति को समाप्त कर दिया गया था। भारत में जो हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, तो ये 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न फसलों का आयात क्या हो गया था, तो कम हो गया था। आत्मनिर्भर हो गया, तो हम हैं जो दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगवाते थे तो कम हुआ। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। ये कहाँ शुरू हुई थी? पंजाब। 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी हरित क्रांति। मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम HYV की ये फुल फॉर्म है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम उच्च उपज विविधता कार्यक्रम पर आधारित थी, जिसमें कि रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1960 के दशक से 70 के मध्य तक था। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो ये थी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम HYV बीजों पर, जो कि उच्च उत्पादकता देने में कारगर थे। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला था। डी ऑप्शन। तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो सी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के तहत नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है पूछा है, तो उच्च उत्पादकता देने वाले ये ठीक थे HYV का जो बीजों का यूज किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, इसमें ये नहीं था। एकाधिक फसल पैटर्न भी था। उर्वरकों व रसायनों का प्रयोग किया गया था। भारत में जो हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी, तो ये गेहूं एवं चावल के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखने को मिली थी।